मेंडलिज्म। मेंडलिज्म बच्चों ये टाइम पीरियड है जहां पर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। मतलब जैसे मेंडल का जो जेनेटिक क्रॉस वाला पार्ट है वो मेंडलिज्म। मेंडल के बेसिस पर जेनेटिक्स के 3 पार्ट किए जाते हैं। एक होता है बच्चों मेंडल से पहले की जेनेटिक्स, और उस पहले वाली जेनेटिक्स को नाम दिया गया है प्री मेंडलिज्म। अच्छा, मेंडल वाली को क्या नाम देंगे? मेंडलिज्म। और एक बाद में भी आएंगे पोस्ट मेंडलिज्म। यानी जेनेटिक्स के कितने पार्ट है? 3, प्री मेंडलिज्म और पोस्ट मेंडलिज्म। इनमें से बच्चों जो प्री मेंडलिज्म है, उस प्री मेंडलिज्म में जो बातें कही गई थी, वहां पे भी जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट हुए थे, जो बातें कही गई थी वो आज के टाइम पर अप्लाई नहीं होती, कहीं पर भी आज के टाइम पे अप्लाई नहीं होती। इसीलिए बच्चों प्री मेंडलिज्म पढ़ी गई थी। ना ही बच्चों अपनी एनसीईआरटी लिखती है, ना ही आज के टाइम पे उसके क्वेश्चन होते हैं, और ना ही आज के टाइम पे फॉलो भी होती है। तो उसके कंसेप्ट आज के टाइम पे अप्लाई नहीं है, वो तो एक तरह से गलत ही बात है। तो इसलिए प्री मेंडलिज्म, और खास बात तो क्या आज के टाइम पे बुक में लिखा हुआ नहीं आता। तो आज के टाइम पे बस हमें 2 जेनेटिक्स पढ़नी, कौन-कौन सी? मेंडलिज्म एंड, हम उसी को ही पढ़ेंगे क्योंकि अपने सिलेबस में भी वही है और क्वेश्चन भी उसी से आता है। सबसे पहले हम शुरुआत करें मेंडलिज्म। मेंडलिज्म में हम मेंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। मेंडल का पूरा नाम था ग्रिगोर जोहान मेंडल। इन्हें बच्चों कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल को कहा गया है फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल की बच्चों डेट ऑफ बर्थ है 22 जुलाई 1822। इनमें बच्चों कुछ ईयर, ये नहीं कुछ ईयर जो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले क्वेश्चन देता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि क्या याद करना है। पहले क्वेश्चन दो पूरा। मेंडल की डेट ऑफ बर्थ 22 जुलाई 1822। ये बच्चों ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया है ना, यूक्रेन के पास में है। हाँ, तो ऑस्ट्रिया कंट्री के आइजेंडोर स्टेट के साइलिसिया विलेज में पैदा हुए थे। ये बच्चों एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब इन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी कर ली, तो बाद में ये एक स्कूल टीचर बने। वहाँ ये बच्चों को फिजिक्स समझाते थे, मैथमेटिक्स समझाते थे और नेचुरल साइंस पढ़ाते थे। ये बच्चों नेचुरल साइंस कुछ नहीं, बायोलॉजी है। उस टाइम बच्चों बायोलॉजी ना बोल के उसको क्या बोला जाता था? क्योंकि नेचर की तो साइंस पढ़ रहे हैं, ये नेचर में ऐसा होता है, तो नेचुरल साइंस से बच्चों को पढ़ाया करते थे। जब बच्चों इन्होंने अपनी एजुकेशन मतलब पूरी की, बाद में स्कूल टीचर बने। जब ये स्कूल टीचर का काम कर रहे थे, उसी टाइम इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था कि कैरेक्टर कैसे अगली जनरेशन में जाए जाते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ बातें को जानना था। पता है, इससे रिलेटेड उनको एक्सपेरिमेंट करने की बड़ी इच्छा होती थी। उनका एक्सपेरिमेंट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहा भी है। लेकिन बच्चों जब वो स्कूल टीचर थे तो वहाँ वो अपने एक्सपेरिमेंट कर भी नहीं पा रहे थे। तो बाद में उन्होंने स्कूल टीचर की जॉब को छोड़ दिया था, और बाद में जहाँ पर ये स्कूल टीचर थे उसके पास में एक सिटी थी ब्रून सिटी, वहाँ पर चले गए। ब्रून सिटी में इन्होंने बच्चों अपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। अच्छा, स्टार्टिंग में ये एक चर्च में पादरी का काम करते थे, एज अ प्रीस्ट, एज अ मॉन्क का भी काम करते थे। तो ये पादरी भी थे और साथ ही साथ एक्सपेरिमेंट भी करते थे। जहाँ पे बच्चों ये चर्च में काम करते थे उसके ठीक पास में इनका गार्डन था, और उसी गार्डन के अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था। आप सभी जानते हो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किस प्लांट पर किया था? पाइसम सटाइवम, गार्डन की स्वीट पी। वो गार्डन का नाम इसलिए दिया था, गार्डन पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट 1856 में स्टार्ट कर दिए थे। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट 1856 में स्टार्ट किए थे। अच्छा, मेंडल करना क्या चाहते थे? वो किस चीज से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? मेंडल ये जानना चाहते थे कि मान लीजिए बच्चों ये मेरे पास एक प्लांट टॉल है और ये मेरे पास एक प्लांट ड्वार्फ है। अब मेंडल ने इन दोनों का, ये है पेरेंटल प्लांट, इन दोनों प्लांट का आपस में क्रॉस कराया। इस क्रॉस के लिए ज्यादा अच्छा शब्द लिखा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, दो प्लांट का क्रॉस करना मतलब उन्होंने इनका हाइब्रिडाइजेशन किया, तो कैसे अगली जनरेशन बनेगी? इन्हीं अगली जनरेशन को हम क्या कहते हैं? ऑफस्प्रिंग। अब बच्चों जो ऑफस्प्रिंग यहाँ बनेंगे, अब वो ये देखना चाहते थे कि इसमें टॉल कितने बनेंगे, द्वार कितने बनेंगे, यानी ये कैरेक्टर यहाँ किस प्रोपोर्शन में जा रहा है, वो ये चेक करना चाहते हैं कि जो पेरेंट के कैरेक्टर है बच्चों में कैसे ट्रांसफर होते हैं, मतलब ये इनहेरिटेंस कैसे होती है, इसको समझना चाहते थे। मेंडल के टाइम पे बच्चों को इनहेरिटेंस के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन मेंडल ये सीखना चाहते थे कि इनहेरिटेंस का पैटर्न क्या होता है, कैसे उसको कौन से पैटर्न को वो फॉलो करते हैं, ये बच्चों जानना चाहते थे। तो मेंडल का सिंपल सा काम, दो प्लांट का आपस में हाइब्रिडाइजेशन, उसको क्या शब्द बोले? हाइब्रिडाइजेशन करना और रिजल्ट चेक करना। इसके लिए बच्चों मेंडल ने अपने गार्डन के अंदर कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने बच्चों मोनो हाइब्रिड क्रॉस किए, डाई हाइब्रिड क्रॉस किए, टेस्ट क्रॉस किए, रेसिप्रोकल क्रॉस किए, कई तरह के क्रॉस किए, और हर क्रॉस का बच्चों सिस्टमैटिक रिकॉर्ड भी मेंटेन करते। मान लीजिए उन्होंने आज कुछ प्लांट को लेकर मोनो हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करना चालू किया, तो वो क्या करते थे? सीड्स को कलेक्ट करते। मान लीजिए किसी एक लाइन में उन्होंने ग्रो कराया। अच्छा, वो हर सीड को काउंट करके लगाते कि कितने सीड मैंने लगाए। अच्छा, जब वो सीड्स को लगाते थे तो अपनी डायरी में लिखते थे कि मैंने इस लाइन में, यानी इस क्यारी के अंदर मैंने इतने सारे सीड आज ग्रो कराए। फिर वो देखते थे कि इनके अंदर कितने दिन में जर्मिनेशन हुआ, फिर वो देखते थे कि इनके अंदर कितने दिन में फ्लावर बने। फिर फ्लावर बनने के बाद वो भी नोटिस करते कि इसमें हम सेल्फ पोलिनेशन करा रहे हैं या क्रॉस। ये सेल्फ हो जानते हो, इसी के साथ फर्टाइजेशन, और इसके ओविल इसको फर्टाइज क्रॉस। तो हर चीज को नोटिस करते थे कि हमने सेल्फिंग कराई या क्रॉस कराई। फिर बच्चों उसके बाद जहां पे भी उन्हें पोलिनेशन होता, वहीं पर मटर की फली बनती। मान लीजिए यहाँ पर बच्चों ऐसे सेल्फिंग हुई, तो सेल्फिंग के बाद यहीं पर मटर की क्या बन जाती थी? फली। बताओ फली के अंदर क्या क्या मटर के सीड होते थे? अच्छा, ये मटर के सीड को प्रॉपर काउंट करते थे। मेंडल बच्चों बहुत कंट्रोल करते थे, वो एक भी सीड नहीं खाते थे, है ना? तो मान लीजिए उन्हें जितने भी सीड मिले, हर सीड को बिल्कुल काउंटिंग करते थे। ऐसा नहीं कि अच्छा अगर खा लिया तो एक्सपेरिमेंट गड़बड़ हो जाएगी, अरे डेटा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों हर सीड को प्रॉपर काउंट करते थे, यानी उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रखते, रिकॉर्ड बढ़िया मेंटेन किया उन्होंने। ऐसा उन्होंने बच्चों कई क्रॉस किए, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, सब तरह के क्रॉस किए। अच्छा, ऐसा उन्होंने लगभग 7 ईयर तक कंटीन्यूअस एक्सपेरिमेंट किए, 7 साल तक लगातार काम किए, और इन्होंने बच्चों 1863 में जाकर अपने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किए। तो आप लोगों को ये ईयर याद है, कब वर्क स्टार्ट किया? 56 में। कब कंप्लीट किया? कितने ईयर? एक बार तो नीट में ये क्वेश्चन आएगा कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटल ड्यूरेशन था कितना था? 7। क्या पूछा था? मेंडल का एक्सपेरिमेंटल ड्यूरेशन का ईयर क्या क्या था? 1856 टू 1863, 7 साल तक लगातार काम किए। अच्छा, जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए तो उन्हें जो भी रिजल्ट मिले, वो चाहते थे कि मैं अपने रिजल्ट लोगों तक पहुंचाऊं, यानी दूसरे साइंटिस्ट तक पहुंचाए, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाए। हर साइंटिस्ट की बच्चों यही सोच होती है कि जो भी उसने कंक्लूजन निकाले हैं वो लोगों तक पहुंचाए। अरे लोगों तक पहुंचाएंगे तभी तो लोगों को पता चलेगा कि आपने काम किया है। मान लो अगर आपने वर्क किया और आपके पास ही रह गया, और जैसे आपकी डेथ हुई आपका काम खत्म। अरे बात तो यही है ना, हमें अपनी बात लोगों तक पहुंचानी पड़ी। अच्छा, फिर आपकी बात जहां पर खत्म हुई, फिर दूसरे साइंटिस्ट क्या करेंगे? आपकी बात जहां खत्म हुई उससे आगे की रिसर्च करेंगे। अरे ये तो रिसर्च का तरीका होता है, ऐसा तो नहीं कि एक ही साइंटिस्ट सारी रिसर्च करेगा। एक ने कुछ काम किया, दूसरा उस काम को और आगे बढ़ाएगा। जैसे याद करिए, ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल किया था, याद है ना वो? लेकिन वो नहीं समझा पाए थे कि ट्रांसफॉर्मेशन किसने किया। फिर उसके काम को आगे बढ़ाने का काम 3 साइंटिस्ट ने किया, एवरी, मैक्लिओड, मैककार्टी, कुछ याद है ना सर? तो ऐसी रिसर्च होती है कि एक ने कुछ काम किया, दूसरा उसको आगे एक्सटेंड करेगा। तो मेंडल ने भी अपना काम किया, इन्होंने सोचा कि मेरा काम बड़ा यूनिक है, बहुत अच्छा काम मैंने किया है, तो अपनी बात लोगों तक पहुंचाऊं। लेकिन बात क्या आती है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाए कैसे, कम्युनिकेट कैसे करें? तो उन्हें अपने काम को पब्लिश करना होता है। तो इन्होंने क्या किया, जो भी इनके कंक्लूजन मिले, उन कंक्लूजन को एक पेज पे लिखा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये कंक्लूजन, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये कंक्लूजन, और उसके एक हेडिंग दी, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। बताओ प्लांट का क्या करें, उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल। और उन्होंने बच्चों अपनी सारी बातें यहाँ पे लिखी, उसमें मैथमेटिकली उन्होंने सारी बातें समझा दी। अच्छा, जो जो कंक्लूजन था सारा उन्होंने सिखा दिया। अब बच्चों वो ये जो पेपर है ये उन्होंने चाहते थे लोगों तक पहुंचाओ, तो इसके लिए आपको साइंस की मैगजीन की हेल्प लेनी पड़ती है। इवन आजकल के साइंटिस्ट भी यही करते हैं, आज भी यही तरीका है। किसी साइंटिस्ट ने कोई काम किया, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना है, अपना एक पेपर बनाओ और साइंस की मैगजीन में छापो। अच्छा, जितनी अच्छी मैगजीन में आपका काम छपेगा, ऐसा माना जाएगा कि आपका काम उतना ही बढ़िया होता है। मेंडल ने भी सोचा कि क्यों ना मैं अपना भी काम छापूं, तो उन्होंने बच्चों से एक साइंस की मैगजीन का यूज किया। जैसे बच्चों इस मैगजीन का नाम आपके सामने लिखा है बायोलॉजी 9। इसी तरह से उन्होंने जिस मैगजीन का यूज किया था उसका नाम था नेचर फॉर स्टैंडर्ड वेरी, ये जर्मन लैंग्वेज थी। अच्छा, इस मैगजीन में क्या केवल मेंडल के काम था? नहीं, कई साइंटिस्ट के पेपर छपते। यहाँ पर कई साइंटिस्ट के पेपर थे, उसी में ही आगे जाकर एक मेंडल का पेपर छपा। हेडिंग क्या थी? एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन बाय मेंडल, और फिर मेंडल के कंक्लूजन ये थे। मेंडल ने सोचा कि उसका काम बड़ा यूनिक है, बहुत अच्छा काम है, पहली बार ऐसा काम हो रहा है, तो मुझे बहुत ज्यादा एप्रिशिएशन मिलेगा, तारीफ बहुत मिलेगी। लेकिन बच्चों ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली में मेंडल ने जिस मैगजीन का यूज किया था, ये मैगजीन इतनी फेमस थी नहीं। मतलब किसी साइंटिस्ट के पास जब ये मैगजीन आती ना, तो बहुत सारे साइंटिस्ट इस मैगजीन को देख के ऐसे ही पढ़ देते थे, मतलब उस काम को पढ़ते ही नहीं थे। अच्छा, कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, मान लीजिए उस मेंडल के काम को पढ़ने की कोशिश की,
जैसे वो बच्चों मेंडल के काम को पढ़ना चालू करते थे तो मैंने जैसा अभी आपसे कहा मैथमेटिक्स बहुत लगाते थे। बायोलॉजी के साइंटिस्ट जब उस पार्ट को पढ़ते थे तो जैसे बच्चों मैथमेटिक्स दिखती थी तो उन्हें बच्चों को समझ में नहीं आता और समझ में आता उसको बंद करके बैठ जाते थे। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने या तो मेंडल का काम पढ़ा ही नहीं और जिसने पढ़ने की कोशिश की उसको समझ ही नहीं आया। तो मेंडल को कोई तारीफ ही नहीं मिली, कोई एप्रिशिएशन नहीं मिला। मेंडल सोच रहा था कि बड़ी तारीफ मिलेगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर बच्चों वहां पर हाँ, आजकल ये वर्ड बहुत चल रहा है चलिए, तो वहां पे बच्चों मेंडल को कुछ ऐसी तारीफ मिली नहीं तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना काम किसी अच्छे साइंटिस्ट या अच्छे जानकार को दिखाऊं। बिल्कुल सही बात है कि अपने काम में कुछ गड़बड़ है तो किसी को दिखाए, हो सकता है कुछ उसमें इंप्रूवमेंट करे, कुछ सुधार करे। उस जमाने में कार्ल लेनी का नाम बड़ा फेमस था। कार्ल लेनी उस जमाने में बड़े अच्छे साइंटिस्ट माने जाते थे। तो वो कार्ल लेनी साहब से मिलने पहुंचे कि सर ये मैंने पेपर छापा है, बताइए इसमें कुछ एरर तो नहीं। कार्ल लेनी साहब ने जैसे उनके रिजल्ट को देखा वो समझ गए कि ये काम तो पहली बार हुआ है। लेकिन बच्चों साइंटिस्टों को एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एक दूसरे से जलते भी होते हैं। तो कार्ल लेनी साहब ने जैसे मेंडल का काम देखा उन्होंने कहा कि अगर मैं इसकी तारीफ कर दूंगा तो हर तरफ तो मेंडल मेंडल छा जाएगा, मुझे भी पूछेगा ही नहीं। तो कार्ल लेनी साहब ने मेंडल को एक सजेशन दिया कि आपका काम लग तो बड़ा अच्छा रहा है लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि आपने जितने भी कंक्लूजन निकाले हैं ना ये केवल मटर पे निकाले, ये केवल पी प्लांट के कंक्लूजन है। आपके कंक्लूजन को मैं ऑथेंटिक तब ज्यादा अच्छा मानूंगा जब यही रिजल्ट दूसरे प्लांट पे भी है। मतलब आप किसी और प्लांट पे भी चेक करो, मतलब एक बार क्रॉस चेक करो कि वाकई में सही आ रहा है नहीं आ रहा। मेंडल को भी बात जमी कि वाकई में दूसरे प्लांट पर एक बार क्रॉस चेक तो करना चाहिए। अच्छा, मेंडल ने यहीं पर बड़ी गलती कर दी। उन्होंने कार्ल लेनी साहब से पूछ लिया कि सर आप बताइए मुझे किस पर काम करना चाहिए। तो कार्ल लेनी साहब ने उनको सजेशन दिया कि हाई रेशम का प्लांट आता है, जाके उस पर काम करिए। मेंडल बच्चों अपने गार्डन में पहुंचे, सारे मटर बाहर फेंके गए और उसकी जगह हाई रेशम का पौधा लगाया गया। और हाई रेशम के प्लांट पे भी सेम एक्सपेरिमेंट किया, वही सेम, वही ऐसे प्लांट का आपस में क्रॉस कराना फिर चेक करना, सेम एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन इस बार मेंडल को रिजल्ट नहीं मिला। हाई रेशम के प्लांट पर मेंडल को कोई रिजल्ट, ये बात कार्ल लेनी पहले से जानते। कार्ल लेनी को पता था कि मेंडल का रिजल्ट तभी सक्सेस हो सकता है जब उस प्लांट में या तो सेल्फ पॉलिनेशन हो या क्रॉस पॉलिनेशन। अगर सेल्फ पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन है तो मेंडल का रिजल्ट आएगा। लेकिन बच्चों वो जो हाई रेशम का प्लांट था उसमें ना तो सेल्फिंग होती है ना क्रॉस होता है, उसमें तो पार्थिनोजेनेसिस होती है ना। तो मेंडल बच्चों उसमें कितनी ही मेहनत कर लेता था, बाकी हाँ, मेंडल ने उसमें बच्चों कितनी मेहनत कर ली उसमें उसको सक्सेस मिलती नहीं थी। वो बहुत कोशिश करते थे लेकिन सक्सेस नहीं मिलती थी। फिर मेंडल ने सोचा कि यार कुछ तो गड़बड़ हो गई है ना। तो उन्होंने बच्चों पे काम करना बंद कर दिया। उसके आगे उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बस एक कोटेशन दे दिया कि ठीक है आज मेरे काम को नहीं समझा जा रहा है लेकिन भविष्य में जरूर समझा जाएगा। और उन्होंने सारे काम करना बंद कर दिए। फिर जिस चर्च में वो पादरी का काम करते थे बस उसी चर्च को संभालते रहे। फिर बच्चों टाइम बीतता गया। अच्छा, इन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया था 1865 में, इस मैगजीन में छापा था वो ईयर का था। 1865 में इन्होंने अपना पेपर पब्लिश कर दिया था। फिर बच्चों टाइम बीतता गया और 1884 में जाकर मेंडल की डेथ हो जाती है। अच्छा, तब तक मेंडल को कोई नहीं जानता, किसी बुक में मेंडल का नाम नहीं था, कोई साइंटिस्ट उसको पहचानता नहीं था। मेंडल को बच्चों एक किडनी की डिजीज हुई थी, ब्राइट डिजीज कहते हैं, और उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। अब बच्चों मेंडल पूरी तरह से गायब हो चुके हैं, कहीं पर मेंडल का नाम नहीं है। फिर बच्चों समय बीतता गया और ईयर आता है 1900। और 1900 में तीन साइंटिस्ट एक साथ मार्केट में आते हैं, कार्ल लॉरेंस, ह्यूगो डी व्रीज, एरिक मैन, शेरमैक। ये बच्चों जो तीन साइंटिस्ट है, ये तीनों साइंटिस्ट अलग अलग कंट्री के रहने वाले, आपस में कोई रिलेशन नहीं, इंडिपेंडेंट वर्क है। कार्ल लॉरेंस ये जर्मनी के रहने वाले, ह्यूगो डी व्रीज पोलैंड के रहने वाले हैं और शेरमैक साहब ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले जहां पर मेंडल रहता था। तीन साइंटिस्ट सेम कंट्री डिफरेंट, बिल्कुल आपस में कोई रिलेशन नहीं। इवन तीनों का एक्सपेरिमेंटल प्लान भी अलग है। कार्ल लॉरेंस की बात करें तो इन्होंने कॉर्न मेज पर काम किया था, साथ ही साथ मिराबिलस चला पर, इसका नाम जेनेटिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ह्यूगो डी व्रीज इन्होंने इवनिंग प्राइमरोज पे अपना एक्सपेरिमेंट किया, नाम सुना होगा आपको ना, ओइनोथेरा लेमार्किया, इस प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। शेरमैक साहब ने डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा, तीन साइंटिस्ट सेम कंट्री, क्या अलग अलग कंट्री है, एक्सपेरिमेंटल प्लांट, लेकिन काम इनका एक ही है, वही काम जैसा मेंडल करता था। दो प्लांट का क्या कराओ, हाइब्रिडाइजेशन, और अगली जनरेशन में चेक करो क्या रिजल्ट आ रहा है। मतलब ये भी एक तरह से इनहेरिटेंस के पैटर्न को समझना चाहते हैं। इन तीनों ने भी जो अपना अपना इंडिपेंडेंट काम किया तो इन तीनों की भी सोचते कि हमारा काम बड़ा यूनिक है, हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमें भी तारीफ मिलेगी, है ना। तो इन्होंने भी जो अपना अपना काम किया और काम करने के बाद इनका भी वही तरीका था कि हम अपना पेपर छापे। और साइंटिस्ट यही सोचे लोगों तक अपनी बात पहुंचाना है तो मैगजीन में अपना पेपर पब्लिश करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों एक बात, ये एक रूल ये कहता है कि आप अपना पेपर तभी पब्लिश करा सकते हो जब आपसे पहले किसी और ने काम पब्लिश नहीं करा। ऐसा नहीं कि आप भी पब्लिश करा दो, दूसरा भी पब्लिश करा दो तो फिर कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। रूल क्या कहता है कि आप अपना पेपर तभी छाप सकते हो जब आपसे पहले किसी और ने काम नहीं किया। तो इन्होंने भी सोचा कि क्यों ना एक बार हम पुरानी मैगजीन देख तो ले। तो ये जब पुरानी मैगजीन को देख रहे थे तो इन्हें वही मेंडल वाली मैगजीन हाथ लगी, इसका नाम था नेचर फॉर स्टैंडर्ड बेरिन। इसके बच्चों फिर कुछ पेजेस को पढ़ाया गया और यहाँ पर एक हेडिंग मिली, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन बाय मेंडल। और जब इन्होंने मेंडल के काम को पढ़ना चालू किया, उसको समझना चालू किया, तो इन्हें पता चला कि जो काम हम आज 1900 में कर रहे हैं, 1900 में कर रहे हैं, ये काम अपनों से कई साल पहले एक दादा करके जा चुका है। मतलब जो काम हम आज कर रहे हैं, ये काम तो बहुत पहले ही हो चुका है। तो फिर ने सोचा कि क्यों ना मेंडल को उसका पूरा हक देना चाहिए, उसे पूरा सम्मान देना चाहिए। और इसी सोच के साथ ह्यूगो डी व्रीज ने क्या किया, मेंडल के इस एक्सपेरिमेंट को, यानी जो उन्होंने पेपर छापा था, उस मैगजीन में से फाड़ा और उस जमाने की सबसे फेमस मैगजीन फ्लोरा में छापा। फ्लोरा बच्चों बहुत अच्छी मैगजीन मानी जाती है और साइंटिस्ट उसको पढ़ता है। जब फ्लोरा में उसका काम रीपब्लिश हुआ तो सारे साइंटिस्ट लोगों ने फिर मेंडल के काम को पढ़ना चालू किया। और जब मेंडल के काम को उन्होंने समझना चालू किया तो उन्हें पता चला कि वाकई में मेंडल का काम तो बहुत ही यूनिक था, बहुत अच्छा काम मेंडल ने किया। मेंडल भी ऊपर से देख रहा था, इनको समझ में आ रहा है ना, कि जब मैं जिंदा था तो किसी ने पूछा नहीं, अब बोल रहे बहुत यूनिक है ना। तो मेंडल का काम जो काफी सालों बाद हमें समझ आया कि वाकई में मेंडल का एक्चुअली वर्क क्या था, वो हमें काफी साल बाद समझ आया। अच्छा, ये जो मैंने आपको कुछ ईयर के बारे में समझाया, इसमें आपको क्या क्या करना है, एक तो कब वर्क स्टार्ट किया 1856 याद करना है, कब उन्होंने कंप्लीट किया, फिर उन्होंने कब पब्लिश किया और कौन सी ईयर में रीडिस्कवर हुआ या रीपब्लिश हुआ। तो ये 4 ईयर बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें इन साइंटिस्ट के नाम भी एनसीईआरटी बनी, तीनों के नाम लिखे। तो आप लोगों को ये भी पूछा जाता है मेंडल के काम की रीडिस्कवरी किसने की, कार्ल लॉरेंस, ह्यूगो डी व्रीज एंड शेरमैक। तो इन तीनों साइंटिस्ट का नाम भी आपको याद करना, ये भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखा भी है। और एक क्वेश्चन आता भी कि मेंडल के काम की रीडिस्कवरी तो आप याद रखना, इन तीनों ने मिलकर की थी, बात समझ में। अच्छा, मेंडल ने जो बातें कही थी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस उसका ये कंक्लूजन, डायहाइब्रिड क्रॉस उसका ये कंक्लूजन, मेंडल के उन्हीं कंक्लूजन को लॉ बनाने का काम कार्ल लॉरेंस ने किया है। अच्छा, कार्ल लॉरेंस ने मेंडल के बच्चों दो लॉ दिए थे, उसमें एक का होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और एक होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो कार्ल लॉरेंस ने मेंडल के कितने लॉ बना दिए, तो सेग्रीगेशन का लॉ, इंडिपेंडेंट। लेकिन बच्चों में एक और पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। मेंडल का ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंसी, लेकिन ये लॉ कार्ल लॉरेंस ने नहीं दिया। अच्छा, एक बात बताओ, लॉ किसे कहते हैं, जो यूनिवर्सली अप्लाई, मतलब हर जगह अप्लाई हो जाए, उसको हम लॉ मानते हैं। जब बच्चों कार्ल लॉरेंस स्टडी कर रहे थे मिराबिलस चलापा के ऊपर, कार्ल लॉरेंस ने किसके ऊपर काम किया था, तो इन्होंने यहाँ पर आगे बढ़ाऊंगा आपको, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को डिस्कवर किया। ये आगे अपना टॉपिक है, कार्ल लॉरेंस ने क्या डिस्कवर किया और आगे बताऊंगा। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, इस डोमिनेंसी का ही एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन, मतलब इस केस में डोमिनेंसी फेल हो जाती है। अच्छा, इसका एक्सेप्शन क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, और इसकी डिस्कवरी किसने की, तो कार्ल लॉरेंस का यही कहना था कि इस लॉ का एक्सेप्शन मैंने ही डिस्कवर किया है, तो मैं इसे कभी लॉ बना नहीं सकता। अरे बात, अरे उसका एक्सेप्शन खुद डिस्कवर करे तो ये बात खुद कर जाती है, एक तो डोमिनेंसी, एक तो उसका पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो इसलिए हमको लॉ बनाने से मना कर दिया। तो बताइए मेंडल के कार्ल लॉरेंस ने कितने लॉ बनाए, कौन सा लॉ ऑफ इंडक्शन, उन्होंने डोमिनेंसी लॉ क्यों नहीं किया,
क्योंकि उसका एक्सेप्शन कार्ल कोरेंस ने ही डिस्कवर किया। मेरे पास समझ रहे? लेकिन आज के टाइम पर हमने बच्चों जेनेटिक्स को आसान करने के लिए, जेनेटिक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए ये लो भी इंट्रोड्यूस कर रखे हैं। तो बेसिकली आज के टाइम पर मेंडल के 2 नहीं 3 लो बोले। अच्छा कार्ल कोरेंस ने जरूर 2 दिए थे, लेकिन आज के टाइम पे 2 नहीं, कितने लो है? 3, और अपनी एनसीईआरटी में भी 3 होंगे। तो हम इन तीनों को आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी कि कौन-कौन से लो। ये बात समझ में आई? तो ये बच्चों आप लोग को ध्यान देना है। मैं एक बार ईयर आपसे पूछ लेता हूँ। मेंडल का वर्क कब स्टार्ट हुआ? 56 कंप्लीट। कितने ईयर? कब पब्लिश? रीडिस्कवरी। और कितने साइंटिस्ट ने किया? 3। तीनों आपस में डिपेंड इंडिपेंडेंट, क्योंकि तीनों के वर्क अलग-अलग प्लांट पे थे, अलग-अलग कंट्री के थे। बात समझ में? अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर अच्छा सा बनता है। मेंडल ने अपने काम अभी हमने सीखा 1865 में क्या पब्लिश करा दिया था? मतलब लोगों तक पहुंचा दिया। पब्लिश करना मतलब अपने पास आ चुका था। लेकिन इनका काम हमें वापस रीडिस्कवर या समझ में कब आया? देखा जाए तो इसके बीच में लगभग 35 ईयर हो गए। तो बात आती है मेंडल के काम इन 35 ईयर्स तक हिडन ही रहे, छिपे हुए रहे, अनरिकॉग्नाइज्ड रहे। बात आती है इतने सालों तक मेंडल के काम क्यों छिपे रहे? उसके क्या रीजन है? उसके क्या लॉजिक है? तो उसमें सबसे पहला रीजन था कम्युनिकेशन वाज नॉट ईजी। उस जमाने में जो कम्युनिकेशन की बड़ी दिक्कत मेंडल को फेस हुई। आप लोगों को मैंने जैसा भी बताया, मेंडल ने अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस मैगजीन का यूज किया था वो उतनी फेमस, तो ज्यादातर साइंटिस्ट ने मेंडल का काम इस वजह से पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो फेमस मैगजीन नहीं। यानी एक तरह से मेंडल ने अच्छी मैगजीन का यूज नहीं किया, कम्युनिकेशन के लिए अच्छे काम नहीं किया। सेकंड, मेंडल बच्चों कहा करता था कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय फैक्टर। मेंडल की बड़ी फेमस लाइन है, कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय। ऐसे समझो कि अगर बच्चों ये प्लांट टोल है, तो मेंडल कहता था इसको टोल बनाने के लिए इस प्लांट में कुछ ना कुछ तो है, और उसी कुछ ना कुछ का नाम मेंडल क्या दे देता था? जैसे वो फैक्टर मैंने टी लिख दिया। और आप जानते हो ये फैक्टर आज के टाइम पर क्या है? तो क्या चीज तो होती है मेंडल। तो मेंडल ने कहा कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए बताओ क्या होता है? फैक्टर। फिर फैक्टर यहाँ पे जैसे टी हो गया, टोल है, तो मैंने कहा स्मॉल टी और भी बैठा है। मेंडल कहता था ये जो फैक्टर होता है ये स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब इसमें चेंजेस नहीं होते, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होता। जैसे आप समझो यहाँ अभी फैक्टर क्या कैपिटल टी स्मॉल टी दिखा है, अगर मैं आज से 50 साल बाद भी देखूंगा ना तो ये कैपिटल टी रहेगा। अच्छा आज से अगर मैं 100 साल बाद देखूं तो जैसा पहले था क्या आज भी वैसा ही है? क्या फ्यूचर में भी वैसे रहेगा? मतलब इसमें चेंजेस। तो मेंडल ने एक बात बड़ी अच्छी कही, फैक्टर में कभी चेंजेस, मतलब ये स्टेबल यूनिट है। फैक्टर कैसी यूनिट है? फिर उन्होंने कोई बात कही कि ये जो फैक्टर होते हैं ये डिस्क्रीट यूनिट होती है। डिस्क्रीट का मतलब होता है सेपरेट, या और अच्छे से बोले ये किसी के साथ मिक्स नहीं, सेपरेट नहीं। मुझे बताओ क्या यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग है? ऐसा बच्चों कभी नहीं होगा कि ये दोनों मिक्स होकर टी डैश बना लें। ऐसा नहीं होगा कि दोनों आपस में फ्यूज होकर टी डैश बना, नहीं। क्या ये दोनों आज अलग है? अगर मैं आज से 50 साल बाद भी देखूं ना तब भी अलग ही रहेगा। अच्छा 100 साल बाद देखे तब भी बताइए ये जैसा आज है क्या वैसे ही रहेगा? दूसरों के साथ मिक्सिंग, मतलब ये सेपरेट ही रहता है, किसी से मिक्सिंग नहीं करता। मुझे बताओ जैसा फैक्टर आज है क्या ऐसा चलता है स्टेबल अनस्टेबल, और दूसरे फैक्टर के साथ मिक्स भी नहीं करता? तो बताओ ये फैक्टर जैसा है क्या हमेशा वैसे ही रहता है? तो फिर मेंडल से पूछ लिया करते थे कि आपका फैक्टर ना तो चेंज होता है ना किसी से मिक्स होता है, तो फिर ये बताओ ये वेरिएशन क्यों? मतलब जैसा फैक्टर यहाँ वैसे तो यहाँ क्या, तो जैसा यहाँ था वैसे ही आना चाहिए था, फिर नेचर में वेरिएशन क्यों आ गया? मेंडल इसका कोई जवाब नहीं दे पाया। जवाब दे नहीं सकते थे क्योंकि बच्चों ये वेरिएशन आने के पीछे म्यूटेशन है। और सही बात तो ये मेंडल को म्यूटेशन का नॉलेज ही नहीं। ये म्यूटेशन की डिस्कवरी तो बाद में हुई थी और इसको डिस्कवर किया था ह्यूगो डे 1900 में जाके। अरे बात समझ रहे? बताइए मेंडल वेरिएशन क्यों नहीं समझा पाया? अरे म्यूटेशन का पता नहीं था, म्यूटेशन डिस्कवर नहीं हुआ था। अरे बात समझ में? इवन तो उनका क्रॉसिंग कोड भी पता नहीं था। ये मियोसिस भी बाद में डिस्कवर हुआ, मतलब मेंडल को मियोसिस का भी नॉलेज नहीं था। अरे बात समझ रहे? तो अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या फैक्टर स्टेबल होता है? अच्छा साथ ही साथ दूसरों के साथ मिक्स नहीं होता, ब्लेंडिंग नहीं करता। मिक्सिंग के लिए क्वेश्चन क्या बोलते हैं? ब्लेंडिंग। ना ब्लेंडिंग करता है तो फिर ये वेरिएशन कहां से आई? मेंडल उसका जवाब नहीं देता कि वेरिएशन का क्या रीजन। अच्छा साथ ही साथ जो मेंडल की एक और बड़ी दिक्कत ये थी कि मेंडल ने बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स लगा दी। कहा जाता है कि मेंडल ही पहले से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स से सोल्व किया। अच्छा तो ये मैथमेटिक्स बहुत लगाते थे और साथ ही साथ स्टैटिकल एनालिसिस करते थे। स्टैटिकल एनालिसिस मतलब वो जो डेटा को एनालिसिस करते कि मान लीजिए मुझे इतने सीड मिले, मैंने कहा ना एक भी नहीं खाते थे, है ना? तो जितने भी सीड मिलते थे कौन सीड में कैलकुलेट करते कि कितने टॉल बने हैं, कितने द्वार बने हैं, मतलब वो कैलकुलेशन बहुत अच्छे रहते थे। तो कभी आपसे पूछे मेंडल ने क्या मैथमेटिक्स यूज की थी? स्टैटिकल एनालिसिस क्या था? कंप्यूटर का यूज क्या था? हाँ कंप्यूटर जमाने में था ही नहीं, है ना? तो बताइए ये अपना एनालिसिस कैसे करते थे? मैथमेटिक्स से और स्टैटिकल एनालिसिस। अरे बात समझे? अच्छा ये जो मैथमेटिक्स का यूज करना या ऐसे आंकड़ों को एनालिसिस करना उस जमाने में एक नई बात थी, तो ज्यादातर साइंटिस्ट को ये बात समझ में नहीं आई कि बायोलॉजी की प्रॉब्लम कैसे मैथमेटिक्स से solve। तो मैथमेटिक्स का यूज करना ये बच्चों मेंडल के थोड़ा भारी पड़ गया। एक और बच्चों दिक्कत आ गई, मेंडल हमेशा कहता था कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय फैक्टर। मेंडल बच्चों ये बड़ी फेमस लाइन उनकी रही है। मेंडल हमेशा यही बोला करता था कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय। जब भी वो किसी से सुबह सुबह मिलते तो सुबह मिलते कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय फैक्टर, शाम को बच्चों किसी से मिलते तो ये बोलते कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय। तो वो दिन भर फैक्टर फैक्टर बोला करते थे। तो उसके जो साथी वैज्ञानिक थे वो उनसे पूछ लिया करते थे कि आप कहते हो कि आपके इस प्लांट के अंदर फैक्टर फैक्टर बैठा है, तो ये प्लांट पकड़ो, ये प्लांट पकड़ो और इस प्लांट पे ढूंढ के बताओ मुझे जो फैक्टर कहाँ है। मतलब वो उसके स्टेम में है या उसके रूट में है या उसके लीफ में है या उसके फ्लावर में है, कहाँ पर है वो फैक्टर, उसके बारे में कुछ तो बताओ। या ठीक है ये भी बताओ कि वो जो आप फैक्टर फैक्टर बोलते हो ना, ये फैक्टर किस चीज का बना है? अरे किसी न किसी चीज का बना होगा, किस चीज का बना कुछ तो इसके बारे में बताओ आप। मेंडल इसका बस एक ही जवाब देते थे कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय फैक्टर। मतलब सीधी सी बात इतनी है कि मेंडल ये बोलता था कि फैक्टर होता है, लेकिन ये नहीं बताता कि फैक्टर क्या होता है, किसका बना होता है, कहाँ होता है, उसका कोई फिजिकल प्रूफ ही नहीं थी। बस उनके लिए तो फैक्टर हाइपोथेटिकल चीज। लेकिन आज के बारे में अगर बात करें तो ये फैक्टर क्या है और जीन क्या क्रोमोसोम पे बैठी होती है? मेंडल के टाइम पे बच्चों क्रोमोसोम की डिस्कवरी नहीं हुई थी। मेंडल के टाइम पे क्रोमोसोम तक पता नहीं था, और जब आपको क्रोमोसोम नहीं पता तो आप जीन की कभी लोकेशन बता ही नहीं सकते। अरे मेंडल इसलिए तो फैक्टर नहीं समझा पाता था क्योंकि मेंडल फैक्टर समझने के लिए पहले क्रोमोसोम तो पता हो, और मेंडल के टाइम पे तो क्रोमोसोम डिस्कवर्ड हुआ ही नहीं था, इसलिए बच्चों उसका फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होगी। और एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी चार्ल्स डार्विन ने। नाम सुना है ना डार्विन, है ना? बड़े फेमस साइंटिस्ट हैं चार्ल्स डार्विन। इन्होंने बच्चों इवोल्यूशन की बड़ी बड़ी बातें जो मिली। तो मेंडल की सक्सेस के पीछे क्या रीजन रहे? सक्सेस में सबसे पहले रीजन ये था कि मेंडल वन और टू कैरेक्टर्स की स्टडी एट ए टाइम करता था। मेंडल जब भी स्टडी करता या तो एक कैरेक्टर लेके या ज्यादा दो कैरेक्टर लेकर अपनी सारी स्टडी किया करता था। अगर हम बच्चों पी प्लांट की बात करें तो आप सभी जानते हैं पी प्लांट के अंदर कई सारे कैरेक्टर होते हैं। जैसे आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कैरेक्टर ले लिया हाइट, इसी तरह से बच्चों यहाँ पर मैंने सेकंड कैरेक्टर ले लिया फ्लावर कलर, यहाँ अगला कैरेक्टर ले लिया मैंने पोड का कलर, यहाँ पर हो गया सीड का कलर। अच्छा पी प्लांट में बताइए एक कैरेक्टर है बहुत सारे। क्या मेंडल से पहले भी जेनेटिक्स के वर्क होते थे? होते थे, उसको हम कहते हैं प्री मेंडलिज्म। मैंने आपको लास्ट में कहा था कि मेंडल से पहले की जेनेटिक्स को क्या कहते हैं। लेकिन बच्चों प्री मेंडलिज्म में जो बातें कही गई थी वो आज के टाइम पर अप्लाई इसलिए उसको पढ़ा नहीं था। प्री मेंडलिज्म के जो साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे, इन सारे कैरेक्टर को एक साथ एक स्टडी करते और अगली जनरेशन में यहाँ पर हाइट भी चेक करते, फ्लावर कलर भी चेक करते, पोर्ट कलर भी चेक करते, सारे कैरेक्टर चेक करते। जब आप इतने सारे कैरेक्टर को लेकर साइमल्टेनियसली स्टडी करोगे तो आपको कुछ भी पैटर्न समझ में नहीं आएगा कि कैसे ये इनहेरिटेड हो। लेकिन मेंडल की क्या खासियत थी, अगर उसने मान लीजिए यहाँ से हाइट को चूज किया तो अगली जनरेशन में बस केवल और केवल हाइट को स्टडी करता, बाकी यहाँ फ्लावर कलर, पोर्ट कलर, सीड कलर से कोई लेना देना। बताओ कौन सा कैरेक्टर चूज किया? कितना? एक। तो अगली जनरेशन में भी हाइट, अगली जनरेशन में भी
बताओ अगर मैं एक कैरेक्टर लेकर स्टडी करूंगा तो हमें एक पैटर्न समझ में आएगा कि किस पैटर्न में ये इनहेरिटेड है। मेंडल के बच्चों सक्सेस के पीछे बहुत बड़ा रीजन यही है कि मेंडल ने एट ए टाइम या तो एक कैरेक्टर लिया या ज्यादा ज्यादा। तो मेंडल के पहले के साइंटिस्टों को क्या दिक्कत, वो ज्यादा कैरेक्टर लेते और जब इतने सारे कैरेक्टर साइमल्टेनियसली स्टडी करोगे तो आपको कोई भी पैटर्न समझ में नहीं आएगा। मेंडल को जो सक्सेस मिली उसके पीछे दूसरा बहुत बड़ा रीजन पी प्लांट पर स्टडी करना। मेंडल ने जो पी प्लांट किया था इसके कुछ फायदे ये होते हैं कि तो इसको ग्रो करना बड़ा आसान है, इजीली कोई। अगर मैं आपको पी के सीड दूं और आपसे कहूं बच्चों इसको ग्रो करिए तो आप बड़े आसानी से इसे कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। आप कहीं भी ग्रो करो, इसको ग्रो करने में दिक्कत नहीं आती है। सेकंड, पी का जो लाइफ स्पान होता है ये शॉर्ट लाइफ स्पान। अच्छा, इनका जो लाइफ स्पान होता है अप्रोक्सीमेटली 2 से लेकर 3 मंथ के बीच में होता है। अच्छा, 2 से 3 महीने छोटा लाइफ स्पान है। अच्छा, छोटे लाइफ स्पान से क्या फायदा होता है? हाँ, कम समय में क्या ज्यादा जनरेशन को स्टडी कर सकते हैं? ह्यूमन में स्टडी करना और जेनेटिक्स को स्टडी करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ह्यूमन का लाइफ स्पान बहुत ज्यादा है। आपने में से तो बच्चों कई लोग ऐसे होते हैं जो सेंचुरी पूरी कर जाते हैं, है ना? और कई बार तो ऐसा होता है, मान लीजिए इस पर्सन को लेकर किसी साइंटिस्ट ने स्टडी करना चालू किया, तो स्टडी करते 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 कई बार साइंटिस्ट का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है ना? तो ह्यूमन बच्चों से स्टडी करना बड़ा मुश्किल होता है। एक बात आप नोटिस करिएगा, जेनेटिक्स में जिस भी साइंटिस्ट ने जिस पे भी एक्सपेक्ट किया, ऐसे ऑर्गेनिज्म को चूज किया जिसका लाइफ स्पान, जैसे हम बात करें पी का लाइफ स्पान कितना है? 2 से 3 मंथ। आगे बच्चों मॉर्गन साहब के बारे में पढ़ेंगे। मॉर्गन ने अपने एक्सपेक्ट किए थे ड्रोसोफिला, और ड्रोसोफिला का लाइफ स्पान और बहुत कम है, लगभग 12, 13, 14 डेज, मतलब 2 से 3 सप्ताह बस। मतलब बहुत छोटा लाइफ स्पान होता है। जितना छोटा लाइफ स्पान होगा उतना बढ़िया होगा, क्योंकि कम टाइम में हम बहुत सारी जनरेशन को स्टडी कर सकते हैं। तीसरा, पी प्लांट के अंदर बच्चों खास बात ये होती है कि इसमें नेचुरली सेल पॉलिनेशन होता है, नेचुरली सेल, बट आर्टिफिशियली क्रॉस भी करा सकते हैं, मतलब दोनों ऑप्शन है। अगर बच्चों आप कभी पी का फ्लावर देखना, तो पी के फ्लावर में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें एंथर भी होते हैं और इसी के अंदर ओव्यूल भी होते हैं। अब बताइए, अगर इसके पोलन ग्रेन उड़ेंगे और डिस्पर्स होंगे तो इसका फ्लावर क्या होता है? क्लोज रहता है, बंद रहता है। जब इसका फ्लावर बंद है तो इसके पोलन ग्रेन क्या इसी के ओव्यूल को फर्टिलाइज करेंगे? बताइए ये प्रोसेस क्या कहलाता है? तो नेचुरली इसमें सेल्फिंग ही होगी। क्यों? अरे फ्लावर ही बंद है, जब फ्लावर बंद है तो इसके पोलन ग्रेन इसी के ओव्यूल को फर्टिलाइज करेंगे। यस, अगर जरूरत पड़ी तो ऐसा आप कर सकते हो कि यहाँ से इसके फ्लावर को ओपन करो और इसके पोलन ग्रेन को उठा के यहाँ ट्रांसफर करो। बताओ ये क्या कहलाता है? तो पी प्लांट में दोनों ऑप्शन है, कौन कौन से? सेल्फिंग का भी ऑप्शन है और क्रॉस का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन होता है। थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट, फोर्थ में इसमें होता है कि इसमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बहुत सारे होते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब होता है कि जिनको डिफरेंशिएट करना इजीली हो जाता है, जिनको डिफरेंशिएट करना इजी हो जाता है। जैसे बच्चों अगर हम प्लांट की हाइट की बात करें तो प्लांट की हाइट टॉल होती है और ड्वार्फ होती है। ये बच्चों यहाँ पर टॉल है और ये यहाँ पर ड्वार्फ है, क्या आसानी से डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? तो ऐसे ट्रेट का नाम कॉन्ट्रास्टिंग, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हमने पहले भी पढ़ा है। तो पी प्लांट में ज्यादातर ट्रेट कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं। जैसे फ्लावर कलर की बात करें, एक होता है वॉयलेट और एक होता है व्हाइट, क्या आसानी से पहचान में आते हैं? तो ऐसे ट्रेट का नाम क्या कहलाता है? कॉन्ट्रास्टिंग। पी प्लांट में बच्चों एक और खास बात ये होती है कि जो पी प्लांट होते हैं, इन पी प्लांट के सीड लार्ज होते हैं। अच्छा, सीड बड़े होंगे तो क्या स्टडी करना आसान हो जाएगा? आगे जाना पड़ेगा। तो सीड जो होते हैं यहाँ पर काफी लार्ज होते हैं। बड़े लार्ज होने से फायदा ये होता है कि इनको बच्चों काउंट करना, स्टडी करना, ग्रो कराना सब कुछ आसान होता है। मेरे ख्याल से पी के सीड सबने देखे होंगे, बड़ा सबने खाए। तो सीड बड़े होते हैं, स्टडी करना आसान हो जाता है। यही बच्चों कुछ रीजन थे जिससे मेंडल ने पी प्लांट पर स्टडी करना पसंद किया था। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, मेंडल को सक्सेस क्यों मिली है, इसी में ही अगला पॉइंट हम लेते हैं। थर्ड, मेंडल ने क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स की क्वांटिटेटिव स्टडी की थी। मेंडल ने क्वालिटेटिव कैरेक्टर की कैसे स्टडी की थी? क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब ये होता है कि मेंडल जितने भी कैरेक्टर चूज करता था सारे क्वालिटी वाले। ऐसे समझो, जैसे पी प्लांट के उसने जो हाइट को स्टडी किया, ये जो हाइट है, ये हाइट इसकी क्वालिटी है। हाइट क्या है इसकी? इसी तरह से जब उसने दूसरे प्लांट में स्टडी किया तो इसमें भी उसने हाइट को, हाइट क्या चीज है? तो वो जब हाइट को स्टडी करता तो ऐसे एक नहीं, दो नहीं, कई सारे प्लांट। ऐसा कहा जाता है कि मेंडल ने केवल हाइट को ही लगभग 700 प्लांट में स्टडी किया। केवल हाइट को इतने प्लांट में स्टडी किया, एक तो नहीं, ऐसे बच्चों बहुत सारे हाइट प्लांट में हाइट की स्टडी की। तो बताओ, हम कई सारे प्लांट में स्टडी करें तो ये क्वालिटी हुई या क्वांटिटी? बताओ कैरेक्टर कैसा है और उस क्वालिटी को उसने ये क्वांटिटी में स्टडी किया, मतलब बहुत सारे प्लांट में स्टडी किया। अब जरा सोचना, अगर मैं इतने सारे प्लांट में स्टडी करूं और मैं कंक्लूजन दूं तो क्या मेरे कंक्लूजन ऑथेंटिक होंगे? सपोज करो, आगे बढ़ो, आ जाओ, कोई दिक्कत? जाओ, आ जाओ, क्या दिक्कत है? वेट नहीं तो है यहाँ पर, आप आगे ऊपर अच्छे से बढ़े, मुझे भी शक्ल पहचान रहेगी, हाँ यार रोज आते चलिए। हाँ, मॉड्यूल नंबर 10 ओपन कर 10 तीनों फाइन है। चल, तो मेंडल ने क्वालिटी वाले कैरेक्टर की क्वांटिटेटिव स्टडी की थी। अच्छा, यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर सपोज करिए मैं एक प्लांट को लेकर और इस एक प्लांट को लेकर स्टडी करता, मान लीजिए अगली जनरेशन में मैंने स्टडी की, अगली जनरेशन में मैंने स्टडी की, अगर मैं एक कैरेक्टर को लेकर स्टडी करूं और मान लो मैंने कई जनरेशन तक स्टडी की, कितने प्लांट को लेकर? एक, और मैंने अपने कंक्लूजन दिया कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो मेरे कंक्लूजन पूरी तरह से ऑथेंटिक नहीं, क्योंकि मैंने कितने प्लांट पे चेक किया? एक प्लांट में हो सकता है रिजल्ट बाय चांस आ जाए, तुक्का लग जाए, है ना? लेकिन अगर सपोज करिए मैंने इस प्लांट में स्टडी किया, सेम रिजल्ट, इसमें स्टडी किया, सेम रिजल्ट, मैंने इसमें स्टडी किया, सेम रिजल्ट, इसमें स्टडी किया, सेम रिजल्ट, बताइए सारे प्लांट में रिजल्ट सेम है, तो क्या मेरा रिजल्ट ऑथेंटिक है? मेंडल की सबसे बड़ी खासियत है कि मेंडल ने जब क्वालिटी को स्टडी किया तो एक नहीं, बहुत सारे प्लांट में स्टडी किया, यानी उसके रिजल्ट पूरी तरह से ऑथेंटिक है क्योंकि उसने क्वांटिटी में स्टडी की। अच्छा, उसने जो रिजल्ट मिले या उसने जो डेटा कलेक्ट किए थे वो डेटा कम नहीं थे, डेटा बहुत ज्यादा थे, और ज्यादा डेटा अगर आपके पास है तो आपका रिजल्ट नो डाउट ऑथेंटिक बनेगा ही। अच्छा, एक बात समझिए, ये जो प्लांट जिसको हम स्टडी करते हैं ये कहलाता है सैंपल प्लांट, इसको क्या कहते हैं? तो बताओ यहाँ पर ये सैंपल, ये सैंपल, ये सैंपल, तो सैंपल एक है, बहुत सारे, बहुत सारे, तो इसी को कहा जाता है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट की लार्ज सैंपलिंग साइज थी। मेंडल के एक्सपेरिमेंट की सैंपलिंग साइज कैसी थी? लार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो जो आपसे पूछेंगे, मेंडल एक्सपेरिमेंट हैड नैरो सैंपलिंग साइज, नैरो नहीं, क्या है बच्चों? लार्ज। तो लार्ज सैंपलिंग साइज वहां पे लिखे क्योंकि उसने कई सारे सैंपल यहाँ पर कलेक्ट किए थे, तो सैंपलिंग साइज बड़ी। और सबसे खास बात, जब वो स्टडी करता एक जनरेशन या कई जनरेशन, तो इतनी जनरेशन में जब वो स्टडी करता तो हम कह सकते हैं कि उसने जो रिजल्ट दिए थे वो पूरी तरह से ऑथेंटिक है। मतलब कभी आपसे कहे मेंडल ने जो रूल बनाए या मेंडल के जो कंक्लूजन थे क्या वो हवा में दिए गए थे? क्या वो अनप्रूव थे? क्या उसके रिजल्ट प्रूव्ड है? एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है? आपको कैसे पता चला? क्या आपने जाके चेक किया? फिर आपको कैसे लगता है कि उसके रिजल्ट ट्रू है? हाँ, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो उसकी सैंपलिंग साइज, तो कितने सारे सैंपल उसने कलेक्ट किए, और दूसरा उसने केवल एक जनरेशन में चेक किया, कई सक्सेसिव जनरेशन में चेक किया, जो उसके रिजल्ट को पूरी तरह से ऑथेंटिक बना। एनसीईआरटी की लाइन है, क्या मेंडल का रिजल्ट ऑथेंटिक है? तो आपको दो रीजन बताना, क्या? लार्ज सैंपलिंग साइज और कई जनरेशन तक उसने स्टडी की थी, ये दोनों बातें समझाती है कि मेंडल के रिजल्ट पूरी तरह से क्या है बच्चों? ऑथेंटिक है। अच्छा, मेंडल क्या हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करता था? बिल्कुल। उसने अगर मोनो हैबिट कोर्स किया तो अपनी डायरी में हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करता था। उसके पास डेटा कम थे बहुत सारे, वो डेटा को एनालिसिस करता था। ये डेटा एनालिसिस के लिए जो मेथड लगाते हैं उसे कहते हैं स्टैटिकल एनालिसिस। अरे बात समझ, तो वो बच्चों जितना भी एनालिसिस करता था सबके साथ था स्टैटिकल एनालिसिस करता था, साथ ही साथ मैथमेटिक्स का तो उसने यूज किया ही था। मॉड्यूल में आप देखोगे, जैसे बच्चों इसमें आप देखोगे मॉड्यूल के अंदर ये डेटा कलेक्ट किया था पूरी तरह से सही था। फिर आगे लिखा है आल्सो द कंफर्मेशन ऑफ हिज इन्फरेंसेस, इन्फरेंस का मतलब अनुमान, कि उसने जो अनुमान लगाया था उसका कंफर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑन सक्सेसिव जनरेशन ऑफ हिज टेस्ट प्लांट, उसने टेस्ट प्लांट पर कई सक्सेसिव जनरेशन तक स्टडी की। कोई बात समझ में आई? अच्छा, टेस्ट प्लांट कौन है? सैंपल प्लांट, या और अच्छे से बोले पी प्लांट।
क्या उसने पी प्लांट में केवल एक जनरेशन में देखा, क्या कई जनरेशन में देखा? तो सक्सेसिव जनरेशन में उसने चेक किया जो उसके रिजल्ट को पूरी तरह से ऑथेंटिक बनाता है, तो लिखा भी उन्होंने दैट हिज रिजल्ट पॉइंट आउट टू जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस। उसी से उसके जो कंक्लूजन थे वो क्या बन गए? रूल रेदर देन बीइंग अनसस्टेबल आइडिया, मतलब हवा में दिए गए अनप्रूव्ड आइडिया नहीं थे। अरे बात समझ में? सिंपली इतनी लाइनों का मीनिंग ये है, मेंडल ने अपने जो रिजल्ट दिए थे क्या ऑथेंटिक है? रीजन बताओ। लार्ज सैंपलिंग साइज थी और उसने कई सक्सेसिव जनरेशन पे स्टडी की। बात समझ रहे हैं? तो एनसीईआरटी की लाइनें आपको अच्छे से याद रखनी। ये जो मैंने अपन किए, तो उसने जो कैरेक्टर लिए थे 7 कैरेक्टर, उसमें सबसे पहला कैरेक्टर हम लेते हैं हाइट। हाइट में डोमिनेट, टॉल और रिसेसिव, द्वार। अगला आता है और सेकंड हमने लिया यहाँ ले लिया फ्लावर का कलर। अगर बच्चों फ्लावर कलर की बात करें तो फ्लावर कलर में दो आ जाते हैं, एक होता है वॉयलेट और दूसरा आता है व्हाइट। तो वॉयलेट एंड व्हाइट कौन सा डोमिनेट, ये याद रखना बेटा, किसमें कौन डोमिनेट है कौन रिसेसिव है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे चलते हैं और वो है फ्लावर की पोजीशन। अच्छा फ्लावर की पोजीशन दो हो सकती है, या तो बच्चों एक्सियल या टर्मिनल, कौन डोमिनेट है? अच्छा एक्सियल का मतलब जैसे यहाँ एक्सिस में लगा, एक्सिस में लगा, एक्सिस में लगा हो तो एक्सियल और एकदम टिप पे लगा हो तो विच वन इज डोमिनेट? एक्सियल। अगले नंबर पे लेते हैं और वो है फोर्थ, ये मैंने ले लिया पोड का कलर। ये पोड जानते हो? पोड मतलब फली, मटर की फली। समझ देखिए, पोड के बजाय एक नंबर वहाँ पे रखना फ्रूट। कभी ऐसे कहते हो पोड के बजाय कौन सा वर्ड लिखते हैं? फ्रूट। मटर का जो पोड है वो एक तरह से उसका फ्रूटी है। अरे फर्टिलाइजेशन के बाद ही बना है, तो भाई जिसके अंदर सीड बैठे हो तो फ्रूटी तो होगा और क्या। तो ये एक तरह से क्या है, उसका फ्रूट है। तो फ्रूट कलर का है या पोड कलर का है। मटर की फली मेरे ख्याल से सबने देखी है, कौन सा कलर की? ग्रीन। और रिसेसिव येलो। जब भी बच्चों घर पे कभी कोई कहता है कि जाओ मटर की फली लाओ, ग्रीन लेके जाते हो येलो? हाँ येलो लेके चले चाटे बढ़ जाएंगे, है ना? ये क्या होता है? अगले नंबर पे लेते हैं पोड का शेप। पोड के शेप में दो आते हैं, यहाँ पर एक आता है इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड का मतलब होता है फुली हुई। मटर की जो फली है उसके अंदर काफी बढ़िया से सीड लगे हुए हैं, तो ये हो गई इन्फ्लेटेड। एनसीईआरटी में कहेगा इसको फूल भी लिखा है, फूल का मतलब फुली हुई सी। और कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब उसमें सीड अच्छे नहीं है, मतलब पिच की हुई है। अच्छा जब भी घर पे कोई कहेगा कि जाओ मटर की फली लाओ, फुली हुई ले जाओगे कॉन्स्ट्रिक्टेड? यानी इन्फ्लेटेड यहाँ पर क्या हो जाता है? डोमिनेट। अगले नंबर पे लेते हैं और बात नहीं जो आपने देखा बताओ, जो आप लोगों ने देखा जो सीड सब मटर सबने खाई है, हाँ कौन सी देखी है? क्या ग्रीन देखी सबने? लेकिन यहाँ डोमिनेट येलो होता है और यहाँ रिसेसिव ग्रीन है। रियलिटी में ये है कि जो आप देखते हो वो एक्चुअली में सीड कलर है ही नहीं, जो हमें दिखाई देता है वो सीड कोट कलर है। सीड ऐसे समझो, ये सीड की कवरिंग है और ये सीड की कवरिंग कहलाती है सीड कोट कलर। और इसी सीड कोट कलर के अंदर की तरफ यहाँ पर, इसके अंदर की तरफ यहाँ लगा होता है कोटिलीडन। और ये जो कोटिलीडन होता है ना, यही एक्जेक्टली कहलाता है सीड कलर। आप लोगों ने कभी मटर का जो सीड है, आप लोगों ने कभी ऐसा किया होगा कि उसके ऊपर से पतली सी कोटिंग हटाने की कोशिश की होगी, बड़ी आसानी से हट भी जाती है। वो जो पतली सी कोटिंग हटती है वो कोटिंग क्या कहलाती है? कोटिंग हटाने के बाद जो अंदर से निकलते हैं वो क्या कहलाता है? सीड कलर। अब जो सीड कलर में भी आप देखोगे तो दिखता तो वो भी ग्रीन, लेकिन आपको ये तब देखना है जब वो पूरी तरह से मेच्योर हो जाए। हम एक्चुअली में जो मटर खाते हैं वो अनराइप हो, कच्चे हैं। आपको कब देखना है? जब वो पूरी तरह से पक जाए, मेच्योर हो जाए। और मैच्योरिटी के टाइम पे जो येलो आ गया, समझ जाना डोमिनेट था, उसमें से बहुत कम ही ऐसे होंगे जो ग्रीन कलर के बचे रहेंगे, वो रिसेसिव हो जाए। तो बात समझ में? तो याद रखना, ये जो हमें दिखाई देता है वो सीड कलर नहीं होता, वो सीड कोट कलर होता है। हमें क्या देखना है? और सीड कलर भी कब? जब वो मेच्योर हो जाए, ये भी ध्यान रखना है, तब जाके येलो दिखाई देगी। तो इसमें बच्चों को डाउट होता है कि हमने तो येलो कलर भी दिखाई नहीं, है ना? तो थोड़ा ध्यान रखना है, मैच्योरिटी के टाइम की बात करें। इसी में बच्चों एक लास्ट कैरेक्टर और आता है और वो है सीड का शेप। अच्छा सीड के शेप में दो तरह के शेप होते हैं, इसमें एक होता है राउंड, या इसे कई जगह स्मूथ भी लिखा जाता है। आप भी ब्रैकेट में स्मूथ लिखना। एनसीईआरटी में क्या है, एक जगह स्मूथ वर्ड लिखा है इसके लिए, राउंड या स्मूथ। और रिंकल्स दो तरह के होते हैं। रिंकल्स मतलब ऐसी झुर्रियां पड़ी हुई है, राउंड मतलब एकदम ऐसे स्मूथ सरफेस है। राउंड वाला डोमिनेट होगा और रिंकल वाला रिसेसिव होगा। बताओ मेंडल ने कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए? नहीं, 14। मैंने क्या पूछा? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, बस बच्चे यही नीट में गलती करते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ट्रेट, ट्रेट 14 कैसे? 7 तो हो गए डोमिनेट, 7 हो गए रिसेसिव, टोटल ये लिखो, क्योंकि नीट में आया था बच्चों ने बहुत गलती कर दी थी कुछ साल पहले आया था। तो उसमें लिखो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वर्ड आया, कैरेक्टर वर्ड आया 7, लिख लो क्योंकि बाद में गलती करोगे तो, क्योंकि जो गलती करना भी कर दो, है ना? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर 7, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वर्ड आ गया तो 14 लगा। तो ट्रेट वर्ड आ जाए तो 14 बता। अच्छा 14 कैसे होगा समझ गए? कैसे? 7 डोमिनेट 7 रिसेस, समझ गए? अच्छा इनको याद करना भी बहुत आसान है। कभी मान लो ऐसे पूछ ले कि मेंडल ने कौन सा कैरेक्टर लिया था कौन सा नहीं लिया था, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से हाइट तो सबको याद है, और पूरी जेनेटिक्स में हाइट के बेसिस पर पढ़ भी लेंगे, तो हाइट तो सबको याद है। उसके अलावा बस दिमाग में 3 चीजें बिठा लेना, फ्लावर, पोड और सीड। क्या क्या? पोड और सीड। एक बार फिर से, फ्लावर का भी क्या है, पोड का भी, सीड का भी, कलर तो तीनों का है। अब आते हैं शेप, बताओ सीड का क्या, पोड का, लेकिन फ्लावर का शेप नहीं होगा, तो फ्लावर के पास पोजीशन आ जाता है। तो समझ में क्या समझा? बस 3 बातें दिमाग में बिठानी, क्या क्या? फ्लावर, पोड और सीड। बताइए फ्लावर में क्या क्या है? कलर तो फिक्स है, कलर और पोजीशन, पोड पे पहुंचो, कलर और शेप सीड में पहुंचा। समझ गए ना? तरीके से याद रखोगे तो बहुत आसान है, ऐसे तो रखते रहो। बस दिमाग में 3 चीजें बिठाना, क्या क्या? फ्लावर, समझ गए ना? तो उसके हिसाब से आंसर दोगे, इजीली मिल जाएगा। अच्छा मुझे बताओ ग्रीन कलर डोमिनेंट होता है या येलो? किसका? बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कैरेक्टर टू कैरेक्टर वेरी करता है। जैसे आप देखिए पोड कलर में ग्रीन क्या है, लेकिन सीड कलर में ग्रीन तो रिसेसिव हो गया, येलो डोमिनेट हो गया। यानी कभी ग्रीन भी डोमिनेट हो सकता है, येलो भी डोमिनेट हो सकता है, डिपेंड करता है कैरेक्टर कि आपने कौन सा कैरेक्टर चूज किया। अरे बात समझ रहे? तो ये सब कैरेक्टर टू कैरेक्टर वेरी करता है। बात समझे? सबसे ज्यादा जो बच्चे गलती करते हैं इन दो में, एक तो स्पोर्ट के कलर में और एक सीड के कलर में। क्योंकि यहाँ पे बताओ डोमिनेट क्या है, ग्रीन, रिसेसिव क्या है, यहाँ उल्टा है। इसमें येलो डोमिनेट है और ग्रीन रिसेसिव, तो इन दो को स्पेशली याद करना है, क्योंकि दो में गलती होने के चांस सबसे ज्यादा है। कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इन गार्डन पी एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस, व्हिच मींस डोमिनेट रिसेसिव। चलिए पहला ऑप्शन दिया टॉलनेस, बताओ क्यों नहीं? क्योंकि टॉलनेस तो कैसा है, डोमिनेट, आंसर क्या आएगा? सेकंड मैंने यहाँ पे दिया और वो दे दिया मैंने येलो सीड कलर, बताइए ये क्यों नहीं? क्योंकि येलो सीड तो डोमिनेट होता है। अच्छा फिर थर्ड मैंने दे दिया एक्सियल फ्लावर पोजीशन, बताओ क्यों नहीं? अच्छा फोर्थ ऑप्शन दिया मैंने येलो पोर्ट कलर, हाँ क्यों? येलो तो डोमिनेट है ना, लेकिन पोर्ट कलर में येलो रिसेसिव है। अरे बात समझना, आंसर क्या जाएगा? हो। अरे समझ आ रही? तो इस तरह से भी पूछा जाएगा। अच्छा मैं कहता एक्सप्रेस इन बोथ होमो एंड हेटेरो, तो वो कौन सा हो जाता? डोमिनेट। तो फिर इसमें ये 3 आंसर हो जाते हैं। बात समझे? तो एक क्वेश्चन की वैरायटी ये भी पूछ जाती है। अच्छा एक क्रोमोसोम है 2n = 14, ये लिख देना। बी प्लांट में क्रोमोसोम की नंबर कितनी होती है? 14, 14 क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पर मैंने 2n क्यों लिखा? डिप्लॉइड यानी 2 सेट है। ये क्रोमोसोम 1 है, ये 1 है। इसी तरह से क्रोमोसोम 2 ये 2, 3 ये 3, ये क्रोमोसोम 4 4, क्रोमोसोम 5 5,
क्रोमोसोम 6 ये भी 6 और ये क्रोमोसोम 7 एंड 7। ऊपर मैंने 7 बनाए, नीचे भी 7 बनाए, कितने हो गए? क्या 14 बन गए? अच्छा 7 ये 7 ये टोटल 14, क्या 14 बन गए टोटल? अच्छा अब ये जो 14 क्रोमोसोम है, इनमें यहाँ पर बताइए सेक्स क्रोमोसोम कितने हैं? मतलब एक्स कितने हैं, वाई कितने हैं? क्या पी में सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते? हाँ यस, पी में कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते, क्योंकि पी का जो फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल है, और बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर उसके अंदर खुद ही एंथर है और उसके अंदर खुद में ही ओव्यूल है। तो एक ही फ्लावर में अगर एंथर ओव्यूल दोनों आ गए तो उसमें सेक्स क्रोमोसोम की जरूरत नहीं पड़ती। सेक्स क्रोमोसोम की जरूरत तब पड़ती है जब यूनिसेक्सुअल, लेकिन इसका फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल, नो नीड ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ ना तो एक्स है ना वाई है, सारे ऑटोसोम। अच्छा इन क्रोमोसोम के ऊपर आप जानते हो जैसे क्रोमोसोम 1 है, तो इस क्रोमोसोम 1 पर यहाँ पर जीन लगी है, समझाने के लिए मैंने क्रोमोसोम 1 पे जीन बनाई, और ये ले ली मैंने फ्लावर के कलर की। इसी तरह से इसी पर एक जीन और बैठी है जो सीड के कलर को शो करती है। क्रोमोसोम 4 पर यहाँ पर जीन है और वो है प्लांट की हाइट से रिलेटेड। इसके ठीक क्लोज एसोसिएशन में जीन है जो पोर्ट के शेप को रेगुलेट करती है। थोड़ी डिस्टेंस पर एक जीन लगी है जो फ्लावर की पोजीशन को कंट्रोल करती है। यहाँ पर एक जीन लगी है जो पोर्ट के कलर को डिसाइड करती है, और क्रोमोसोम नंबर शेप को डिसाइड करती है। मेंडल ने कितने कैरेक्टर लिए थे? 7। काउंट करो, 7 आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें देख के बताना इन सातों कैरेक्टर की जीन किस किस क्रोमोसोम पे, नंबर बोलो। 1 4 5 7। अच्छा क्या क्रोमोसोम नंबर 2 पे जीन नहीं होती? फिर मैंने क्यों लिखी? क्योंकि मेंडल ने जो कैरेक्टर चूज किए थे उनके जीन पे नहीं। मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर चूज किए थे उनके जीन तो क्रोमोसोम 1 5 7 क्या इन पे प्रेजेंट है? अब यहाँ देखिएगा, ये जो बच्चों 7 है, अगर मैं इस अकेले कैरेक्टर की स्टडी करूं, अच्छा नीचे भी यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर किसकी जीन होगी? लाल कलर यहाँ, ये नीचे वाला मैं रख देता हूँ क्योंकि बात वही है, उससे बनाओ, ऐसे बनाओ। अगर मैं इस अकेले कैरेक्टर की स्टडी की, जैसे मैंने फ्लावर कलर की स्टडी की, ध्यान से बताना कितना कैरेक्टर लिया? एक कैरेक्टर की स्टडी अगर हम करें तो ये कहलाता है मोनोहाइब्रिड। अच्छा मोनोहाइब्रिड का मतलब बताओ, एक कैरेक्टर की स्टडी बताओ क्या है? चलिए इसी तरह से मैंने फ्लावर कलर के बाद यहाँ ले लिया, मैंने लिया सीड कलर, बताओ कितना कैरेक्टर लिया? नहीं अकेला अकेला, क्या ये भी मोनोहाइब्रिड है? अच्छा इसी तरह से मैंने हाइट को लिया, क्या ये भी मोनोहाइब्रिड है? अच्छा पोर्ट के कलर को लिया, मोनोहाइब्रिड है। इसी तरह से बच्चों मैंने यहाँ पर अगला ले लिया जैसे सीड का शेप, क्या ये भी मोनोहाइब्रिड है? यहाँ पर मैंने हाइट को लिया, क्या ये भी मोनोहाइब्रिड है? ये मोनोहाइब्रिड ऐसे कितने बन सकते हैं? बोलो बोलो। मेंडल ने कितने कैरेक्टर लिए थे? तो 7 के 7 मोनोहाइब्रिड बने। ठीक है मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों बस एक ही हाइट वाला, लेकिन मेंडल ने से एक नहीं, सातों के सातों कैरेक्टर के मोनोहाइब्रिड परफॉर्म किए, सातों के सातों परफॉर्म किए थे। सीखने के लिए हम केवल किसको लेंगे, लेकिन मेंडल ने तो सातों परफॉर्म किए थे। अब बच्चों मैंने क्या किया, एक कैरेक्टर तो ले लिया फ्लावर कलर प्लस किया इसके साथ, दूसरा यहाँ ले लिया हाइट। अब सब बच्चों कितने कैरेक्टर हो? क्या ये अकेला भी तो मोनोहाइब्रिड था? लेकिन दोनों साथ में ले लो तो क्या डायहाइब्रिड का मीनिंग बोलो? दो कैरेक्टर को साथ में लेना और अकेले को लेना, ये मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड को समझ आया? मैं आगे पूछूंगा आपसे, एक कैरेक्टर की स्टडी दो साथ में ले लो। चलिए सीड कलर के साथ मैंने जैसे यहाँ ले लिया पोर्ट का शेप, क्या ले सकता हूँ? चलिए मैंने यहाँ पे ले लिया सीड शेप के साथ, यहाँ ले लिया मैंने फ्लावर कलर, क्या ले सकता हूँ? इसी तरह से पोर्ट कलर के साथ मैंने यहाँ पे ले लिया पोर्ट के साथ ले लिया मैंने सीड कलर, क्या ये ले सकता हूँ? हाइट के साथ मैंने ले लिया पोर्ट का शेप, ये भी ले सकता हूँ। अगर मैं इसे दो के कॉम्बिनेशन बनाऊँ तो ऐसे काफी सारे बने। अच्छा मुझे बताओ फ्लावर के साथ कितने आ सकते हैं? नहीं बाकी बचे हुए, क्या इसके साथ 6 आ सकते हैं? बताओ फ्लावर के साथ 6 आए तो इसके साथ कितने? एक कम हो जाएगा 5, इसके साथ 4 3 2 1, सबको जोड़कर 21 बनेंगे। कुल मिला के अगर मैं दो के कॉम्बिनेशन बनाऊं तो क्या डायहाइब्रिड कहलाता है? ऐसे 21 बनते हैं। 7 से डायहाइब्रिड कितने बनते हैं? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेंडल ने सारे 21 परफॉर्म नहीं किए। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड को तो सातों किए थे, लेकिन डायहाइब्रिड सातों नहीं, डायहाइब्रिड 21 नहीं किए, 21 से उसने बहुत कम किए थे। अब ये चाहे तो आपको किस्मत से कहो या बाई चांस कहो या कुछ भी आपसे माने, मेंडल ने जो भी डायहाइब्रिड लिए वो ऐसे कैरेक्टर चूज किए थे जिनकी जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे। जैसे यहाँ पे देखो, एक तो मैंने लिया फ्लावर कलर और दूसरा क्या लिया? हाइट। बताओ फ्लावर कलर और हाइट सेम क्रोमोसोम पे या अलग? अब कंसेप्ट लगाना थोड़ा सा, जब जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर बैठी है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आएगा या लिंक किया जाएगा? हाँ हाँ, अब वो बेसिक बात तुमने पहले पढ़ी, वो याद होगी तो समझ आएगा बात है। ऐसे में उसमें बेसिक समझा रहा है, मैंने ध्यान से सुनना। जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठी है, बताओ क्या होगा? तो क्या इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आएगा? इसमें आप बताओ आएगा नहीं? सोचो सोचो, मैंने सिखाऊंगा। बताओ क्या लिखा मैंने? सीड कलर पोर्ट शेप, क्या आएगा? क्यों आएगा? अलग अलग क्रोमोसोम, बताओ सीड शेप फ्लावर कलर, सीड शेप फ्लावर कलर क्या आएगा? वेरी गुड। अब फिर मैंने कर लिया पोर्ट कलर सीड कलर, पोर्ट कलर और सीड कलर आएगा नहीं आएगा? बताओ क्यों आ रहा है इंडिविजुअल? क्या अलग अलग पे बैठा है? अब बताओ। हाँ क्या यहाँ इंडिविजुअल नहीं आएगा? रीजन बताओ। क्या ये पोर्ट हाइट और पोर्ट शेप क्या सेम क्रोमोसोम पे आ रहे? मेंडल ने इनको स्टडी किया ही नहीं। मेंडल ने जितने भी डाई हाइब्रिड करे थे बस वो ऐसे ही स्टडी किए थे जिनकी जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे थी। आपको कैसे उसको कैसे पता अलग अलग था? मैं कह रहा हूं लग से बस। मेंडल को क्रोमोसोम का नॉलेज नहीं था, उसने बाय चांस कहो किस्मत से कहो कुछ भी मान लो इसे, बस उसने ऐसे कैरेक्टर चूज किए थे जिसकी जीन अलग अलग थी और उसने सारे 21 परफॉर्म। अगर 21 परफॉर्म करता तो कहीं ना कहीं तो बचता। अरे बात समझ रहे? लेकिन उसने सारे 21 परफॉर्म, तो उसने वैसे डायहाइब्रिड बहुत कम किए थे और जितने भी किए थे उसको सब में इंडिपेंडेंट क्यों मिलता? हाँ मेंडल ने ये कैरेक्टर स्टडी नहीं किया, मान लो कर लेता तो, कर लेता तो ये मिलता ही नहीं मिलता। तो अगर जैसे ही दोनों को स्टडी करने बैठता इंडिपेंडेंट में वो फेल हो जाता, बिल्कुल वो लो ही नहीं बना पाता। अच्छा यहाँ तो उसका लो अप्लाई होता, लेकिन यहाँ तो उसका लो फेल हो जाता क्योंकि यहाँ चालू हो जाती लिंकेज। अच्छा लिंकेज क्यों हो जाती है? सेम क्रोमोसोम पे। तो एक ऐसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाते हैं, हाइपोथेटिकल कि सपोज करो कि मेंडल अगर इन दोनों को साइमल्टेनियसली स्टडी करता तो क्या होता? तो मैं कहूंगा दो ऑप्शन होते हैं। ये हाइपोथेटिकल तो आंसर भी हाइपोथेटिकल होगा कि दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में फेल हो जाता या लिंकेज को डिस्कवर कर लेता। अरे बात दोनों है, लेकिन मैं कहूंगा ज्यादा चांस है फेल होने की, क्योंकि बच्चों लिंकेज डिस्कवर करता नहीं करता ये बात की बात, लेकिन इसमें तो उसको दिक्कत आती ही आती है। और लिंकेज को डिस्कवर करने में वाकई में उसको प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि लिंकेज के बारे में पता तब होता है जब पहले क्रोमोसोम तो पता हो, और मेंडल के टाइम पे तो क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई नहीं थी, इसलिए बच्चों लिंकेज समझ नहीं पाता। तो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे, आपको मॉड्यूल में मिलेंगे भी ऐसे क्वेश्चन। सपोज करिए कि मेंडल अगर इन कैरेक्टर को साथ साथ लेता तो क्या होता? तो आपके दिमाग में कितने ऑप्शन आएंगे? एक तो फेल हो सकता था या लिंकेज डिस्कवर करता, लेकिन हम कहेंगे ज्यादा चांस है ना, इसको मैं भी आपको लिखवा दूंगा। पहले आप क्या करो, ये जो क्रोमोसोम इसको बनाओ और उसके ऊपर ये चीज बनाओ कि किस पर क्या चीज एंड असॉर्ट। अच्छा मेंडल को बच्चों जो सीट देखने को मिले थे उनके सीट के शेप में कौन कौन से शेप थे? राउंड एंड प्रिंकल। अच्छा जो पॉइंट मैंने अभी समझ में आया, कभी आपसे पूछे मेंडल ने मोनोहाइब्रिड कोर्स कितने किए? 7। 7 7 से अगर हम डायहाइब्रिड बनाए मतलब सातों कैरेक्टर से क्या 21 बनते हैं? लेकिन मेंडल ने सारे 21 फिर कौन से किए? जो अलग अलग क्रोमोसोम पे थे। बाय चांस इनको साथ में लेता तो इंडिपेंडेंट में फेल। अच्छा इसको ले लेता था तभी फेल, इसको ले लेता तभी फेल, क्यों? सेम क्रोमोसोम पे। अरे बात समझ रहे? मेंडल को बच्चों दो तरह के सीट देखने को मिले थे, उसमें एक था राउंड और एक था प्रिंकल।
अब बात आती है राउंड और रिंकल बनते किसकी वजह से। अच्छा, इसका रीजन खैर मेंडल ने तो नहीं समझाया, बाद में पता चला था कि राउंड बच्चों इसलिए बनते हैं क्योंकि यहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है एसबी। एसबी का फुल फॉर्म है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। अगर ये स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम प्रेजेंट है तो इससे सीड का शेप राउंड हो जाता है, और अगर बच्चों ये एंजाइम एसबी एंजाइम एब्सेंट रहता है तो इससे सीड प्रिंकल्स हो जाते हैं। अच्छा, राउंड और रिंकल होने के पीछे रीजन समझ में आया? बताओ, एसबी प्रेजेंट हो और एसबी एब्सेंट हो तो यहाँ इसके पीछे रीजन होता है, बात समझ में? अच्छा, ये सीड का शेप है राउंड और रिंकल, इसकी जीन किस क्रोमोसोम पे? सीड के शेप की जीन क्रोमोसोम नंबर 7। बताओ जीन से क्या बनता है? आरएनए। आरएनए से प्रोटीन, मतलब उस एंजाइम का नाम क्या था? एसबी। एसबी प्रेजेंट है, बोलो राउंड। अगर इसमें म्यूटेशन हो गया, एसबी नहीं बना, रिंकल। ये क्या बनता है? आरएनए। आरएनए से प्रोटीन, मतलब उस एंजाइम का नाम क्या था? एसबी। एसबी प्रेजेंट है, बोलो राउंड। अगर इसमें म्यूटेशन हो गया, एसबी नहीं बना, रिंकल। तो राउंड रिंकल के पीछे रिस्पांसिबल एंजाइम है। तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इन गार्डन पी प्लांट, इन गार्डन पी प्लांट प्रिंकल सीड्स आर ऑब्टेन्ड, इन गार्डन पी प्लांट प्रिंकल सीड्स आर ऑब्टेन्ड, प्रिंकल सीड्स आर ऑब्टेन्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एसबीई, डेफिशिएंसी ऑफ एसबी। एसबी का फुल फॉर्म स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम।